नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। अल्पसंख्यक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, जिला नहीं राज्य स्तर पर हो इसका निर्धारण। जिलेवार पहचान को बताया कानून के खिलाफ। दिल्ली हाई कोर्ट के उलट सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की मंजूरी। एमटीपी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव को बताया जरूरी। कानून की धारा 3 की नए रूप में की व्याख्या। नौसेना उप प्रमुख ने सीएमएफ मुख्यालय का किया दौरा। 2+2 वार्ता के दौरान की थी इसमें शामिल होने की घोषणा। हिंद महासागरीय हितों को साधना है मकसद। पर्यटन से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल सकती है बढ़त। 2024 तक इसके $42 बिलियन पार करने की उम्मीद। आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट का दावा। और एसएसएलवी के 2 गिरोहों का गलत कक्षा में प्रवेश। सेंसर की विफलता को बताया इसका कारण। आजादी सेट को किया गया था प्रक्षेपित। हाल ही में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने टीएमए पाई मामले का हवाला देते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल दायर याचिका में दावा किया गया था कि हिंदुओं को उन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलता है जहां वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कमजोर और अल्पसंख्यक हैं। इस याचिका में अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान करने के लिए अदालत से घोषणा पत्र जारी करने की मांग भी की गई थी। ऐसे में मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय की जिलेवार पहचान करना कानून के विपरीत है और अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का अधिकार राज्यों के पास है। ऐसे में न्यायालय हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मकसद से राज्य को सामान्य निर्देश नहीं दे सकता है। जस्टिस यूयू ललित और एस रविंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि साल 2002 में टीएमए पाई बनाम कर्नाटक राज्य मामले में 11 न्यायाधीशों की बेंच के फैसले में यह अधिकार केंद्र के अलावा राज्य को भी दिया गया था। टीएमए पाई फाउंडेशन मामले के मुताबिक अल्पसंख्यक दर्जे को भाषाई या धार्मिक आधार पर केवल राज्य की जनसंख्या के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है, न कि पूरे देश की जनसंख्या को आधार मानते हुए। ऐसे में इनके निर्धारण का अधिकार केंद्र के साथ राज्यों के पास भी होना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। भारत सरकार ने सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय तहत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है। गौरतलब है कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा साल 2014 में प्रदान किया गया था। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव की बात कही है। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कानूनों की शर्तों के तहत कवर करने की जरूरत है ताकि 20 सप्ताह के बाद गर्भ को समाप्त करने का अधिकार ये महिलाएं प्राप्त कर सके। दरअसल बीते दिनों एक अविवाहित महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। इसमें पीड़ित महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट से गर्भ समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने एमटीपी एक्ट का हवाला देते हुए उस महिला को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर गर्भ समाप्त कराने की अनुमति मांगी थी। अब कोर्ट ने महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी है। साथ ही एमटीपी अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या नए रूप में की है। असल में एमटीपी अधिनियम में गर्भवती महिलाओं के गर्भपात की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह निर्धारित की गई है। हालांकि यह ऊपरी सीमा विशेष श्रेणी के गर्भपात के मामले में लागू होती है। इसके तहत रेप पीड़िता, विकृत भ्रूण, विकलांग और नाबालिग आदि आती हैं। वहीं यह कानून 20 से 24 सप्ताह की अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा एमटीपी अधिनियम 1971 की धारा 3 में 20 सप्ताह तक के गर्भ को पंजीकृत चिकित्सक की मदद से समाप्त किए जाने की अनुमति है।
लेकिन यह उन महिलाओं के संदर्भ में लागू है जिन्होंने परिवार नियोजन उपकरण की विफलता के कारण गर्भधारण किया हो। असल में यह अधिनियम ऐसे गर्भधारण को मानसिक पीड़ा का कारण मानता है। शीर्ष अदालत ने मानसिक पीड़ा शब्द की व्याख्या करते हुए तर्क दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य अभिव्यक्ति एवं जीने के अधिकार का व्यापक हिस्सा है। ऐसे में मानसिक पीड़ा के आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने का लाभ उन महिलाओं को भी मिलना चाहिए जिनकी गर्भावस्था अवधि 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच है। बता दें कि शीर्ष अदालत के इस निर्णय के बाद एमटीपी अधिनियम के कठोर प्रावधान को सरल करने में आसानी होगी। हाल ही में मणिपुर विधानसभा से एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने वाला प्रस्ताव पास हुआ। इसका मकसद स्थानीय लोगों को गैर स्थानीय लोगों की बढ़ती संख्या के अतिक्रमण से बचाना है। विधायक खुमुक्कम जॉय किशन ने विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन इस प्रस्ताव को पेश किया था। गौरतलब है कि इससे पहले लगभग 19 प्रमुख जनजाति समूहों और उनके सहयोगियों ने इस साल जुलाई में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर एनआरसी और अन्य तंत्र की मांग की थी। विधायक जॉय किशन का दावा है कि 2001 से 2011 के बीच मणिपुर के पहाड़ी जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 251%, जबकि इम्फाल और जिरीबाम घाटी जिलों में 125% रही है। गौरतलब है कि मणिपुर के पहाड़ी जिलों के मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों का निवास है, जबकि घाटी जिलों में गैर अनुसूचित जनजाति मैतेई लोगों का निवास है। ऐसे में पहाड़ी जिलों की असामान्य जनसंख्या वृद्धि दर भारी अप्रवासियों की घुसपैठ का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर छोटे स्थानीय समुदाय के विलुप्त होने की आशंका भी जताई जा रही है। कुकीचिन समूह से संबंधित पहाड़ी निवासियों का एक बड़ा वर्ग म्यांमार से सटे मणिपुर में बस गया है। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद इनमें और वृद्धि हो गई है। चिन पद का प्रयोग पड़ोसी राज्य म्यांमार के चिन प्रांत के लोगों के लिए किया जाता है, जबकि भारतीय क्षेत्र में चिन लोगों को कुकी कहा जाता है। आपको बता दें कि एनआरसी वह रजिस्टर होता है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों की जानकारी रिकॉर्ड रहती है। इसे साल 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां अन्य देश के नागरिकों के भारत में प्रवेश करने की संभावना होती है। एनआरसी की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाता है कि उस विशेष क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति भारतीय है और कौन नहीं। भारत में अब तक केवल असम में ही एनआरसी लागू है। बीते दिनों लोकसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में घरेलू कार्बन क्रेडिट बाजार की स्थापना करना है। इसके साथ ही इसमें कम से कम 100 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन वाले बड़े आवासीय भवनों के लिए नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। इसमें ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। पारित विधेयक के तहत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें निजी क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लिए कार्बन क्रेडिट जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया है। दरअसल कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि कोई देश या उद्योग एक तय सीमा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या उसके ही बराबर किसी दूसरी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं कर सकता। इस तरह कार्बन उत्सर्जन की यह तय सीमा कार्बन क्रेडिट कहलाती है। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या इसी के जैसी किसी दूसरी ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। साल 2015 के पेरिस समझौते के मुताबिक कोई भी देश उतने ही टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर सकता है जितने उसके पास कार्बन क्रेडिट होंगे। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में इसी कार्बन क्रेडिट की खरीद बिक्री यानी व्यापार के लिए कार्बन बाजार की स्थापना का प्रावधान है। इस बाजार में वे उद्योग अपने कार्बन क्रेडिट का विक्रय कर सकते हैं जिनके पास अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट है। इसमें वे उद्योग कार्बन क्रेडिट को खरीद सकेंगे जो कार्बन उत्सर्जन की तय सीमा को पार कर जाएंगे। कार्बन क्रेडिट की इस खरीद बिक्री को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह कार्बन बाजार उत्सर्जन को कम करने के समग्र उद्देश्य के साथ कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देता है। IPBES यानी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की पशु पक्षियों और पेड़ों की लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है।
इनमें जिराफ, तोते, ओक यानी बांज के पेड़, नागफनी तथा समुद्री शैवाल आदि शामिल हैं। रिपोर्ट में उद्योग और खेती के लिए वनों की कटाई, ईंधन के रूप में जंगल की लकड़ी का उपयोग तथा जंगलों की आग को इसकी वजह बताई गई है। इस सूची में समुद्री शैवाल का नाम शामिल होना हैरान करने वाला है, क्योंकि धरती पर कठिन परिस्थितियों में जिंदा बचे रहने की क्षमता में इनका नाम सबसे पहले आता है। यही कारण है कि कुछ समुद्री शैवाल की किस्में करीब 1.6 अरब साल पुरानी हैं। आपको बता दें कि समुद्री शैवाल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समुद्री जीवों के लिए आवास और भोजन प्रदान करते हैं। वहीं इनकी बड़ी किस्में जैसे कैल्प मछलियों के लिए पानी के नीचे नर्सरी के रूप में कार्य करती है। हालांकि मशीनी हस्तक्षेप, बढ़ते समुद्री तापमान और तटों पर बुनियादी ढांचों के निर्माण से इनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। वहीं जिराफ की विलुप्ति के लिए उनका शिकार किया जाना प्रमुख कारण बताया गया है। इसके साथ ही वनों की निरंतर कटाई और कृषि भूमि की बढ़ती मांग के कारण उनके आवासों का क्षरण होता जा रहा है। इनकी घटती संख्या को इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि दुनिया में पश्चिमी अफ्रीका जिराफ की संख्या अब केवल 600 रह गई है। IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक दुनिया के 430 प्रकार के बांज के पेड़ों में से 31% के विलुप्त होने का खतरा है। बता दें कि बांज फेगेसी जीनस के क्वेर्कस गण का एक पेड़ है। इसकी लगभग 400 किस्मों का अभी तक पता चला है। आमतौर पर इनकी लकड़ियां मजबूत होती हैं, इसलिए इनका उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है। बता दें कि IPBES एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। इसमें 139 देशों की सरकारें शामिल हैं। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 2012 को पनामा सिटी में हुई थी। यह नीति निर्माताओं को जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र तथा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्तियों की रक्षा के लिए आवश्यक वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है। हाल ही में IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पेनिनसुलर रॉक अगामा के संदर्भ में एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि रॉक अगामा के आवास की हानि और शहरीकरण जैसे अन्य कारकों ने बेंगलुरु शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति को प्रभावित किया है। इस संदर्भ में अध्ययन में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने की बात कही गई है जहां यह प्रजाति निवास करती है। दरअसल पेनिनसुलर रॉक अगामा एक प्रकार का उद्यान छिपकली है। इसकी दक्षिण भारत में मजबूत उपस्थिति है। इसका वैज्ञानिक नाम सैमोफिलस डॉर्सैलिस है। यह नारंगी और काले रंग की होती है। यह अपने शरीर से गर्मी उत्पन्न नहीं करती है, इसलिए उन्हें बाहरी स्रोतों जैसे गर्म चट्टान या दीवार आदि धूप वाले स्थानों से गर्मी की तलाश करने की आवश्यकता होती है। ये इस बात का संकेत कर सकती है कि शहर के कौन से हिस्से गर्म हो रहे हैं। इसी प्रकार इनकी संख्या से यह भी पता किया जा सकता है कि फूड वेब कैसे बदल रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि क्योंकि ये छिपकलियां कीड़े खाती हैं, इसलिए ये उन जगहों पर नहीं रह सकती जहां कीड़े नहीं हैं। गौरतलब है कि कीड़े एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के अहम घटक हैं, क्योंकि वे परागण सहित कई अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए पेनिनसुलर रॉक अगामा पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य पहलुओं को समझने के लिए एक अच्छी मॉडल प्रणाली हो सकती है। बीते दिनों इसरो ने कहा कि नवविकसित SSLV यानी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की पहली उड़ान को आंशिक रूप से सफल कहा जा सकता है। दरअसल SSLV द्वारा लॉन्च किए गए 2 उपग्रह सेंसर की विफलता के कारण गलत कक्षा में प्रवेश कर गए हैं। इन उपग्रहों को सर्कुलर ऑर्बिट में जाना था, लेकिन वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रवेश कर गए। इस वजह से ये उपग्रह अब प्रयोग करने योग्य नहीं रह गए हैं। आपको बता दें कि इस रॉकेट का नाम SSLV D1 था। इसका वजन 145 किलोग्राम था। इसके द्वारा एक भारतीय EOS-02 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 और आजादी सेट को अंतरिक्ष में स्थापित करना था, लेकिन डेटा हानि के कारण यह विफल रहा। गौरतलब है कि EOS-02 एक प्रायोगिक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। यह अंतरिक्ष यान की सूक्ष्म उपग्रह श्रृंखला से संबंधित है। वहीं आजादी सेट स्पेस किड्स इंडिया के तहत बनाया गया उपग्रह है, जिसे विभिन्न स्कूल कॉलेज की 750 छात्राओं द्वारा मिलकर विकसित किया गया था। इसे आजादी के 75 साल के जश्न के तौर पर बनाया गया था। इस सैटेलाइट का वजन 8 किलोग्राम था। इसमें 75 अलग अलग पेलोड शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक पेलोड का वजन लगभग 50 ग्राम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SSLV अपेक्षाकृत छोटे रॉकेट होते हैं। इनके द्वारा उपग्रहों को सामान्यतः LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट और SSO यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है।
इनका वजन अपेक्षाकृत कम होता है। इन्हें एकीकृत या असेंबल करने में करीब 72 घंटे लगते हैं, जबकि PSLV जैसे प्रक्षेपण यान के लिए यह अवधि लगभग 70 दिन के आसपास होती है। गौरतलब है कि पहले छोटे उपग्रह के लिए स्पेस बस का इस्तेमाल किया जाता था और उन्हें PSLV के जरिए भेजा जाता था। अब ऐसे उपग्रहों को SSLV के जरिए आसानी से भेजा जा सकता है। कोरोना वायरस से दुनिया ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि चीन में एक और नए जूनोटिक वायरस ने दस्तक दे दी। इस नए वायरस का नाम लैंगिया हेनिपा वायरस है। यह वायरस चीन के शेडोंग और हेनान प्रांत में मिला है। इसकी खोज पूर्वी चीन में उन रोगियों के निगरानी परीक्षण के दौरान की गई जिनको जानवरों के संपर्क में रहने के कारण बुखार था। हेनिपा वायरस को जैव सुरक्षा स्तर 4 पैथोजेंस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वायरस जानवरों और मनुष्यों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। चिंता की बात यह है कि अभी तक कोई भी लाइसेंस प्राप्त दवाएं या टीके मानव के लिए उपलब्ध नहीं हैं। खबरों के मुताबिक चीन में लगभग 35 लोग अब तक इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक जिन हेनिपा वायरस की पहचान की गई थी उनमें हेंड्रा, निपाह, सीडर, मोजियांग और घाना के बैट वायरस शामिल हैं। लेकिन इनमें से केवल हेंड्रा और निपाह वायरस में ही इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता मौजूद है। लैंगिया वायरस के जीनोम संगठन की बात करें तो यह अन्य हेनिपा वायरस के समान है, लेकिन मोजियांग हेनिपा वायरस से यह ज्यादा समानता रखता है। निगरानी परीक्षण के दौरान लैंगिया वायरस से संक्रमित लोगों में बुखार, कमजोरी, कफ, मितली आने जैसे लक्षण देखे गए हैं। साथ ही छछूंदर यानी श्रूस को इस वायरस का नेचुरल होस्ट माना जा रहा है। आपको बता दें कि जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी को जूनोटिक अथवा जूनोसिस डिजीज कहते हैं। यानी जब लोग जानवरों के संपर्क में आते हैं तो जानवरों में मौजूद रोगाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बीते दिनों भारत के नौसेना स्टाफ उप प्रमुख संजय महिंद्रा ने CMF यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के बहरीन स्थित हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। उनके इस दौरे को भारत के CMF एसोसिएट सपोर्ट की दिशा में पहला बड़ा कदम बताया गया है। हालांकि अभी इसके कार्य करने के तरीकों के निर्धारण पर काम करना बाकी है। दरअसल इसी साल अप्रैल में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता आयोजित की गई थी। इस वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने CMF में एसोसिएट सपोर्ट के रूप में भारत के शामिल होने की घोषणा की थी। इसमें शामिल होने का मकसद व्यापक सैन्य कूटनीति के माध्यम से हिंद महासागर में भारत के हितों को साधना था। गौरतलब है कि इसके चलते पश्चिमी हिंद महासागर के क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग में वृद्धि होगी। आपको बता दें कि एसोसिएट सपोर्ट का दर्जा जिन देशों को प्राप्त होता है उनकी संसाधनों और कर्मियों के लिहाज से प्रतिबद्धताएं सीमित होती हैं और ये जरूरतों के आधार पर तय की जाती हैं। CMF की स्थापना साल 2001 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पश्चिम एशिया के बहरीन में स्थित है। शुरुआत में इसके सदस्यों की संख्या 12 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 34 पहुंच गई है। यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री नौसैनिक साझेदारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के मकसद से कार्य करता है। वर्तमान में इसका दायरा बढ़ाते हुए आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री डकैती को रोकने आदि तक विस्तृत हो गया है। इस संगठन की कमान अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के पास होती है। वर्तमान में CMF के तहत 4 संयुक्त कार्यबल कार्यरत हैं। इसमें CTF 150 जहां अरब की खाड़ी के बाहर समुद्री सुरक्षा अभियान के लिए कार्य करता है, वहीं CTF 152 अरब की खाड़ी के अंदर समुद्री सुरक्षा अभियान के लिए कार्य करता है। इसके अलावा CTF 151 काउंटर पायरेसी और CTF 153 लाल सागर से जुड़े समुद्री सुरक्षा के लिए कार्यरत है। CTF 153 की स्थापना इसी साल अप्रैल में की गई थी। हाल ही में आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को नांगिया एंडरसन LLP द्वारा फिक्की के सहयोग से तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट भारतीय यात्रा बाजार पर केंद्रित है, जिसमें भारत के आउटबाउंड पर्यटन से जुड़े चौंकाने वाले आंकड़ों का खुलासा हुआ है। यहाँ आउटबाउंड पर्यटन का मतलब संबंधित देश से बाहर की गई पर्यटन यात्राओं से है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आउटबाउंड पर्यटन के साल 2024 तक 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है। रिपोर्ट का दावा है कि भारतीय आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है।
रिपोर्ट में बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा आबादी और मध्यम वर्ग को इसका बड़ा कारण बताया गया है। इस रिपोर्ट में सरकार को इस बाजार को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत बदलाव करने का सुझाव भी दिया गया है। रिपोर्ट का कहना है कि आउटबाउंड यात्रा में काम करने वाली भारतीय फर्मों को बढ़ावा देने, लोकप्रिय गंतव्यों के लिए सीधे कनेक्शन बनाने, विदेशी क्रूज जहाजों को भारतीय समुद्री क्षेत्रों में संचालित करने जैसे कदमों पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। विदेशी क्रूज जहाजों को भारत में सेवा देने की अनुमति से इनबाउंड और आउटबाउंड पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारतीय बंदरगाहों के लिए राजस्व में भी वृद्धि होगी। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में पहुंचने वाले 20% पर्यटक भारत के आउटबाउंड पर्यटन से संबंधित है, जबकि 10% ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करते हैं। इसके अलावा शेष पर्यटक दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा को तवज्जो देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारतीयों ने आउटबाउंड यात्राओं में लगभग 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा 22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हाल ही में यूनेस्को द्वारा लंगट सिंह कॉलेज में स्थित वेधशाला के इंडेंजर हेरिटेज लिस्ट यानी लुप्तप्राय विरासत सूची में शामिल किए जाने की बात का खंडन किया है। दरअसल मीडिया एवं अखबारों में यह खबर छपी थी कि यूनेस्को ने लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को अपनी लुप्तप्राय विरासत सूची में शामिल कर लिया है, मगर अब यूनेस्को ने इस खबर का खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि लंगट सिंह कॉलेज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1899 में हुई थी। गौरतलब है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तर्ज पर बने लंगट सिंह कॉलेज परिसर में 106 साल पहले इस वेधशाला को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना साल 1916 में हुई थी। कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक फरवरी 1914 में कॉलेज के प्रोफेसर रोमेश चंद्र सेन ने खगोलीय वेधशाला स्थापित करने के लिए जे मिटचेल से विचार विमर्श किया था। जे मिटचेल पश्चिम बंगाल के बांकुरा के वेस्लियन कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य थे। इसके बाद कॉलेज ने साल 1915 में इंग्लैंड से एक टेलीस्कोप, वस्तुओं को देखने संबंधी ग्लास फाइंडर एवं कुछ अन्य उपकरण खरीदे। इसके अलावा वेधशाला के लिए खगोलीय घड़ी एवं क्रोनोग्राफ भी खरीदा गया। बता दें कि इस वेधशाला ने साल 1916 से काम करना शुरू किया था। इसके बाद साल 1919 में वेधशाला को बेहतर बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया से भी सहयोग लिया गया। गौरतलब है कि यह बिहार का पहला एवं देश के गिने चुने प्राचीनतम तारामंडलों में से एक है जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित है। इस वेधशाला ने 80 के दशक में काम करना बंद कर दिया था। साल 1995 में वेधशाला के कुछ उपकरण चोरी हो गए थे, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया। बता दें कि लंगट सिंह कॉलेज से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, रामधारी सिंह दिनकर, आई.जे. तारापोरवाला, डब्ल्यू.डी. स्मिथ और एच.आर. घोषाल जैसे महापुरुषों के नाम जुड़े हैं। कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी यहाँ ठहरे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति निर्माण की दिशा में कार्य करता है। यूनेस्को के कार्यक्रम साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करते हैं। हाल ही में आइसलैंड की राजधानी रेकविक में पिछले साल फटे ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। इससे निकलते लावा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच रही है। इसका नाम फागरादाउसफियाक ज्वालामुखी है। यह फागरादाउसफियाक पर्वत पर स्थित है। बता दें कि फागरादाउसफियाक पर्वत रेकविक प्रायद्वीप पर अवस्थित है। यह आइसलैंड की राजधानी रेकविक से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस पर्वत का निर्माण रेकविक प्रायद्वीप पर अंतिम हिमनद काल में हुआ था। यह पर्वत व्यापक ज्वालामुखी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह 5 किलोमीटर चौड़ाई और 16 किलोमीटर की लंबाई में स्वादसेंजी और क्रीसुविक प्रणाली के बीच के क्षेत्र को कवर करता है। गौरतलब है कि आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट के ऊपर स्थित है। यहाँ औसतन हर 4 से 5 साल में एक ज्वालामुखीय विस्फोट होता है। साल 2010 में यहाँ सबसे अधिक विघटनकारी आइस फजल्ला जोकुली ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा शिखर लैंगहॉल है। आइसलैंड में स्थित हेक्ला वेलाकी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले संचलन से है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख तथा तरल पदार्थ भी पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। गौरतलब है कि ज्वालामुखी क्रिया में सबसे ज्यादा जल वाष्प निकलती है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें गर्भवती महिलाओं के गर्भपात की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह निर्धारित की गई है। और कथन 2, ये परिवार नियोजन उपकरण की विफलता के कारण गर्भ धारण को समाप्त करने का प्रावधान करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस MTF की स्थापना साल 2001 में हुई थी। 2, MTF का मुख्यालय बहरीन में है। 3, MTF एक बहुराष्ट्रीय समुद्री नौसैनिक साझेदारी संगठन है। और 4, वर्तमान में MTF के सदस्यों की संख्या 12 है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। विकल्प है ए 1, 2, 3 एवं 4 सभी, बी केवल 3 एवं 4, सी केवल 1 एवं 3, या फिर डी केवल 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न, आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में पहुंचने वाले 20% पर्यटक भारत के आउटबाउंड पर्यटन से संबंधित हैं। कथन 2, रिपोर्ट भारतीय यात्रा बाजार पर केंद्रित है। और कथन 3, रिपोर्ट के अनुसार भारतीय आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट विश्व स्तर पर सबसे तेजी से घटते बाजारों में से एक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत हैं। ए केवल 2 एवं 3, बी केवल 3, सी केवल 2, या फिर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, समुद्री शैवाल की बड़ी किस्में मछलियों के लिए जल के नीचे नर्सरी के रूप में कार्य करती हैं। 2, IUCN की लाल सूची में विश्व के 330 प्रकार के बांज के पेड़ शामिल हैं। और 3, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज संक्षिप्त में IPBES में 139 देश की सरकारें शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 3, सी केवल 2 एवं 3, या फिर डी उपर्युक्त सभी। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, फागरा दाउस फियाक पर्वत रेकविक प्रायद्वीप पर अवस्थित है। कथन 2, ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बल दोनों से उत्पन्न होने वाले संचलन से है। और कथन 3, आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट के ऊपर स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत हैं। ऑप्शंस है ए केवल 2, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 2 एवं 3, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में भारत सरकार ने रामसर स्थल के रूप में 10 नई आर्द्रभूमियों को नामित किया है। इस तरह भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की कुल संख्या 54 से बढ़कर 64 हो गई है। नामित किए गए 10 नए स्थलों में से 6 स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा से एक स्थल शामिल है। गौरतलब है कि भारत साल 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के तहत करार करने वाले पक्षों में शामिल है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर दस्तखत किए थे।
हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने केंद्र और असम सरकार से इस सवाल पर सामूहिक रूप से तय करने को कहा है कि विदेशी न्यायाधिकरण के नवनियुक्त सदस्यों के लिए मंत्री स्तरीय कर्मचारी नियुक्त किए जाने हैं अथवा नहीं। गौरतलब है कि विदेशी न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसका कार्य निर्धारित करना है कि अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या भारतीय है। वर्तमान में भारत के असम राज्य में 100 विदेशी न्यायाधिकरण कार्यरत हैं। आपको बता दें कि विदेशी अधिकरण अधिनियम 1941 और विदेशी अधिकरण आदेश 1964 के तहत न्यायाधीश तथा वकीलों को विदेशी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। हाल ही में इलेक्ट्रोकेमिकल वैज्ञानिक एन कलासेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की महानिदेशक बनी हैं। वो CSIR की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला हैं। कलासेल्वी इससे पहले तमिलनाडु के कराईकुडी में सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक थी। आपको बता दें कि CSIR सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकासात्मक संगठन है। बीते दिनों तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल RNGAM डस्टन से सम्मानित किया गया। दलाई लामा को यह सम्मान लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया है। उनको यह सम्मान मानवता की सेवा के क्षेत्र में किए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि दलाई लामा का वास्तविक नाम तेंजिन ग्यात्सो है और ये तिब्बती बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को जून 2015 में शुरू किया गया था। ये योजना देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्र अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित नियोजन या विकास क्षेत्रों को कवर करती है। इस योजना का उद्देश्य सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इसकी मूल समय सीमा मार्च 2022 थी, जिसे अब दिसंबर 2024 कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक इन लॉन्च की है। इसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दरअसल भारत में पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी त्वचा रोग से बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो रही थी। लंपी स्किन रोग या गांठदार त्वचा रोग पॉक्स विरिडी वायरस के कारण फैलने वाला रोग है। इस बीमारी से पशुओं को पहले तेज बुखार आता है और फिर त्वचा पर गांठ या चकत्ते पड़ जाते हैं और अंत में इससे पशुओं की मौत हो जाती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी वैश्विक डाक संघ के संविधान में निहित 11वें अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुमोदन को मंजूरी दी है। यह अनुमोदन भारत सरकार के डाक विभाग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित अनुमोदन के प्रपत्र की प्राप्ति और इस प्रपत्र को वैश्विक डाक संघ के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक के पास जमा करने हेतु समर्थ बनाता है। आपको बता दें कि वैश्विक डाक संघ अंतर्राष्ट्रीय डाकों के आदान प्रदान को विनियमित करता है और इसके साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के लिए दरों को तय करता है। इसका गठन साल 1874 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने SMILE स्माइल 75 यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज पहल का शुभारंभ किया। इसके तहत भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की गई है। स्माइल 75 पहल का उद्देश्य शहरों तथा कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना है। इसके साथ ही विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयास के माध्यम से भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास की रणनीति बनाना है। बीते जुलाई महीने में भारतीय वायुसेना ने मिस्र की वायुसेना के साथ 1 महीने का संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास का आयोजन टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम यानी सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम के तहत किया गया। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार है कि जब मिस्र और भारत के लड़ाकू विमानों के बीच कोई संयुक्त अभ्यास किया गया है। आपको बता दें कि भारत और मिस्र की वायुसेनाओं के बीच 1960 के दशक से संबंध है। इस समय भारतीय वायुसेना के कैप्टन कपिल भार्गव ने मिस्र वायुसेना के पायलटों के साथ हेलवान HA-300 के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया था। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गौरतलब है कि साल 1947 से लेकर अब तक कुल 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। केंद्र सरकार हर 10 साल बाद कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था।
वहीं देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।